हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हम इससे पहले हमने विद्युत धारा में क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया था। तो हमने आपको बता दूं कि आवेश पढ़ लिया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आवेश पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने विद्युत धारा पढ़ लिया था। ठीक है, क्या पढ़ लिया था? विद्युत धारा पढ़ लिया था। उसके बाद क्या पढ़ लिया था? तो उसके बाद हम लोगों ने विभवांतर पढ़ लिया था। विभवांतर पढ़ लिया था। उसके बाद क्या पढ़ना था हम लोगों को? तो हम लोगों ने विभवांतर के बाद ओम का नियम पढ़ लिया था। ओम का नियम पढ़ लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? तो हम लोग उसके बाद पढ़े थे आपका धारा नियंत्रक पढ़ लिया था। धारा नियंत्रक तक पढ़ लिया था। हाँ, इससे पहले हम लोग प्रतिरोध भी पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? प्रतिरोध भी पढ़ लिए थे। ये सारी चीजें हो चुकी थी। आज जो चल रहे हैं, अब इसके आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, कह रहा है कि अगर हम बात करें कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, ठीक है, पथ प्रदान करना। ठीक है, यानी किसी विद्युत धारा को अगर हमें प्रवाह करना है तो उसके लिए एक पथ होगा। ठीक है, और इस पथ में जो होने वाली है वो चीजें समझिएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में जो गति होती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ में गति करते हैं ना, तो जब वो गति करते हैं तो गति के कारण ही तो विद्युत धारा बनती है। जब वो, फिर से सुनिएगा, जब किसी परिपथ में, अगर कोई परिपथ है और इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इसी गति के कारण क्या होता है कि विद्युत धारा बनती है, कोई विद्युत धारा बनती है। तो तभी चालक के भीतर जब ये चलते हैं ना, तो इनको जो परमाणु होते हैं इनके, वो क्या करते हैं, उनको अपने आकर्षण बल के जरिए क्या करते हैं, नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। कौन सा आकर्षण बल? तो जो उस पर उसमें जो अणु होंगे उसकी वजह से, ठीक है, नियंत्रित करते हैं। और इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन की गति को रोकना ही, ठीक है, या रोकने को ही मंद करना कहलाता है। और इसी को कहा जाता है कि प्रतिरोध द्वारा मंद होना। क्या होना? तो प्रतिरोध द्वारा मंद होना। किसकी गति मंद होना? तो इलेक्ट्रॉन की गति मंद होना। और इलेक्ट्रॉन की जब गति मंद होगी तो इलेक्ट्रॉन की गति मंद होने की वजह से क्या हो सकता है? तो हमारा जो विद्युत धारा होगा उसकी भी गति क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि जब देखेंगे हम, आप देखेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दो परमाणुओं के बीच में रहेंगे। अब जो जो दो परमाणुओं के बीच में रहेंगे तो ये दो परमाणु आपस में इनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। तो इनकी धारा का क्या होगा? नियंत्रण होगा। जब इनकी मतलब गति का नियंत्रण होगा तो विद्युत धारा का नियंत्रण होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि प्रतिरोध द्वारा ये क्या हो जाएंगे? मंद हो जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं हो जाएगी? तो कह रहा है कि अगर एक ही साइज के चालकों में, ठीक है, एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है उसे अच्छा चालक कहा जाता है। एक ही साइज के चालकों में जिसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, क्या कम होता है? जैसे ये कोई चालक है, इसका अगर प्रतिरोध कम है तो ये क्या है? अच्छा चालक है। क्या है? अच्छा चालक है। अगर प्रतिरोध कम है, अच्छा चालक है। क्या है? अच्छा चालक है जब प्रतिरोध क्या है? कम हो रहा है। जब प्रतिरोध कम होगा एक ही साइज के में, या एक ही साइज के, ठीक है, वो चालक जिनमें क्या कहा जाए कि प्रतिरोध कम हो, वो अच्छा चालक होते हैं। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाते हैं वो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोधक कहलाते हैं, प्रतिरोध चालक कहलाते हैं, जो अच्छा प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, सर्वसम साइज में देखा जाए तो उच्च प्रतिरोध, अगर जहां पर उच्च प्रतिरोध लगता है यानी प्रतिरोध बहुत ज्यादा लगता है, उसे हीन चालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीन चालक। ये हो गया अच्छा चालक और ये हो गया आपका हीन चालक। ठीक है, क्या है? हीन चालक। ठीक है, आप समझिएगा, इसमें प्रतिरोध कम लगेगा और इसमें प्रतिरोध सर्वोच्च लगेगा, अधिक लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? अधिक लगेगा। तो समान साइज के किसी विद्युत रोधी में अगर इसमें प्रतिरोध अधिक लगता है तो उसे हीन चालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीन चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? हीन चालक कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखिए, कह रहा है कि वह कारक पढ़िए या उस कारक के बारे में बताइए जिसका, यानी जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वो हमें कारक बताना है। ठीक है, वो कारक बताना है जिन पर हमें क्या करना है? प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वह कारक
जिन पर वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यही हमें पढ़ना है। चलिए अब देखिए, अब हम कैसे इनको जानेंगे, अब समझिएगा हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, जानिएगा कि यह कारक कौन कौन से है जिस पर प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जब अगर आपको बात किया जाए कि अगर हम देखा जाए कि कोई परिपथ है, जैसे एक मान लीजिए तार है, क्या है, एक तार, जब हम एक तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोगुनी कर देते हैं, तो जो पाठ्यांक है एमीटर का वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अगर एक तार है, ठीक है, अगर एक वायर है, इसकी लंबाई जो है वो क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए। ठीक है, या अगर हम इसको लिखें तो लंबाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लंबाई क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दी जाए। क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। अगर लंबाई अगर दोगुनी हुई तो जो उसके मीटर पर पाठ्यांक होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़कर, परिपथ में समान लंबाई का समान पदार्थ का एक मोटा तार जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पाठ्यांक बढ़ जाएगा। अब समझिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि समान लंबाई का मोटा तार, जब मोटा तार लगाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ा रहे हैं, और जब ऐसा करेंगे तो आपको एमीटर का पाठ्यांक बढ़ा हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आई बात, फिर से समझिएगा। कह रहा है कि परिपथ में समान पदार्थ और समान लंबाई का मोटा तार लगा दें तो परिपथ में पाठ्यांक बढ़ा हुआ दिखाई देगा। एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब एमीटर के पाठ्यांक में तभी अंतर आता है जब हम भिन्न भिन्न पदार्थ के परंतु समान लंबाई के और समान अनुप्रस्थ काट के, ठीक है, क्या करते हैं, क्षेत्रफल के तार को क्या करते हैं, लगाते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। और इसको अगर ओम के नियम के अनुसार देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ओम का नियम अगर प्रयोग करें तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक की किस पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, और चालक जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तीन चीजें मैंने बताई और यही इंपॉर्टेंट है। फिर से समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि किसी, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध, इसकी बात कर रहा हूं कि किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किन पर निर्भर करता है उसकी बात कर रहा है। तो पहला करा चालक की लंबाई पर, पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा क्या कर रहा है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा क्या है आपका, तीसरा क्या है, तो चालक जिस पदार्थ का बना होता है, यानी भिन्न भिन्न पदार्थ का बना होता है और पदार्थ की जो प्रकृति होगी उस पर निर्भर करेगा। तो उसके, या कहा जाए चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब बातें समझाने योग्य हैं और समझने योग्य हैं। ठीक है, समझिएगा। कह रहा है किसी चालक प्रतिरोध या किसी चालक, ठीक है,
वो एक समान धातु का बना हो, ठीक है, कोई चालक जो एक समान धातु का बना होगा, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध, ठीक है, उस चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिर से समझिएगा, किसी धातु की एक समान चालक का प्रतिरोध, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके क्षेत्रफल के, यानी जो चालक है उसके क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी तो हम R, ठीक है, प्रोपोर्शनल L लिखेंगे। देख लीजिए, किसी चालक के एक समान, ठीक है, किसी चालक के एक समान या किसी धातु के चालक के एक समान प्रतिरोध को, या कहा जाए किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध क्या है, कह रहा है कि उसकी लंबाई के क्या है, तो अनुक्रमानुपाती है तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, जब इन दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल L अपान A लिख सकते हैं। तो R, और ये क्या बना लेंगे, इसको एक नियतांक है जिसे रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं, और ये बनेगा आपका एक इक्वेशन। देख लीजिए, ये एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और जो ये तुम्हारा आपका जो रो है ये क्या है, तो अनुपातिकता का स्थिरांक है। क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है। अभी इसके बारे में बात हो जाएगी, पहले इसको देख लीजिए। चलिए, ये चीजें हो गई। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई। फिर से सुनिएगा, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता, उससे ये आपका इक्वेशन निकला है। और इसे क्या कहते हैं, इसे रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और इसे अनुपातिकता का स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुपातिकता का स्थिरांक कहा जाता है। आप समझिएगा, यह क्या कह रहा है कि जिस चालक में या जिसे चालक के पदार्थ की, ठीक है, प्रतिरोधकता कहते हैं। हम कह रहा है कि ये क्या है, तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है आपका ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा ओम मीटर होगा। अगर इसको निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इधर ए ले लेंगे, आर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। तो एल भी मीटर में है और ए भी क्या है, क्षेत्रफल है। तो मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो 1 मीटर बचेगा और 1 ओम बचेगा। ये आपका निकल जाएगा। समझ में आई बात, ये इतना इसमें किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, धातुओं, सुनिएगा ध्यान से, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, अत्यंत कम होती है। फिर से समझिएगा, अब हम आपको बताने चल रहे हैं गुणधर्म, किसका बात कर रहे हैं, तो गुणधर्म बताने चल रहे हैं। और किसके संबंध में बताने चल रहे हैं, तो प्रतिरोध के संबंध में। कह रहा है कि दो चीजें कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है धातु, ठीक है, और मिश्र धातु, ठीक है, धातु और मिश्र धातु, इनका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कम होगा। उनका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। इनका प्रतिरोध क्या होगा, अत्यंत कम होगा, ठीक है। इनका प्रतिरोध अत्यंत कम होगा, ठीक है। अब अगर हम इसका परिसर देखें कि इसका परिसर कितना हो सकता है, तो इसका परिसर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 10 के पावर -8 ओम, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 10 के पावर, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, तो वैद्युत प्रतिरोधकता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, उसी का परिसर कि कहाँ से कहाँ होगा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो धातु और मिश्र धातु की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, धातु और मिश्र धातु की। अभी अधातु की भी बात बताऊंगा, जिसमें से करंट एकदम ही नहीं जाएगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसका हो जाएगा 10 के पावर 8 ओम मीटर से, ठीक है, 10 के पावर -6 ओम मीटर है।
ये है इसका परिसर, ये है इसका परिसर, ठीक है, ये है इसका परिसर, किसका, वैद्युत प्रतिरोधकता का परिसर यही है, ठीक है। और ये विद्युत की अच्छी चालक माने जाते हैं, क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें रबड़ की, किसकी बात कर लें, रबड़ की बात कर लें, प्लास्टिक की बात कर लें, ठीक है, इन सब चीजों की बात कर लें, कांच की बात कर लें, रबड़, रबड़ व कांच, इसकी बात करें, रबड़ और कांच की बात करें, तो रबड़ और कांच की प्रतिरोधकता आपको देखना है तो कैसे, कितना उसका परिसर होगा, उसके बारे में बात करें तो उसका परिसर हो सकता है आपका वैद्युत प्रतिरोधकता का परिसर जो होगा 10 के पावर 12 ओम मीटर से लेकर 10 के पावर 17 ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर 12 ओम मीटर से लेकर 10 के पावर 17 ओम मीटर हो जाएगा। ये कोटि है इसकी, ये इसका परिसर है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहा है कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों ही ताप में होने वाले परिवर्तन की वजह से, ठीक है, वो साथ में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। फिर से सुनिएगा, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता ताप के साथ परिवर्तित हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यानी ताप बदलेगा तो इनकी क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी, या कहा जाए कि प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब एक चीज कहा जाता है या लिखा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी इससे बने हुए हैं कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अवयव धातु की या अवयव धातु की या संगत धातु की अपेक्षा अधिक होता है। फिर से सुनिएगा, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, ठीक है, अवयवी या संगत धातु की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों होती है, सुनिएगा। जैसे शुद्ध धातु जो होता है ना, तो शुद्ध धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है, जानते हैं उसका कारण क्या है? मैंने कहा कि शुद्ध धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है। शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और बड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है। और यह सरल परमाणु व्यवस्था के कारण कम बाधा में होते हैं, यानी सरल परमाणु व्यवस्था के कारण कम बाधा में होते हैं, इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन जब दो अलग अलग या कहा जाए दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है ना, तो उनके परमाणु की जो व्यवस्था वो तुरंत बदल जाती है, उनके परमाणु की व्यवस्था तुरंत बदल जाती है। और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और जब देखने को मिलता है तो ये परिवर्तन की वजह से क्या होता है कि जो एक परमाणु का मतलब एक धातु का इलेक्ट्रॉन है दूसरे धातु के इलेक्ट्रॉन से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। उनके बीच में जो बाधा होती है या बंधने की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। इसी कारण जो मिश्र धातु होते हैं वो अवयवी धातु या संगत धातु की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधकता को दिखाते हैं, यानी उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब मिश्र धातु एक धातुई पदार्थ या दो से अधिक तत्वों से बना होता है। मिश्र धातु जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है या धातुई पदार्थ से बना होता है। तो एक यौगिक और या एक, ठीक है, कहा जाए कि इनकी चीजों को अगर देखा जाए तो एक समाधान के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पदार्थ के मिश्रण को पिघलाकर आमतौर पर मिश्र धातु बनाया जाता है, पदार्थ के मिश्रण को पिघलाकर ही हम मिश्र धातु बना सकते हैं। अब मिश्र धातुओं का महत्व जो है ना बहुत पुराना है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें क्या बनाना है, पीतल, क्या बनाना है,
पीतल बनाना। ये बहुत पुराना, ये आज का नहीं है, ये पुराना है। तो पीतल किससे बनेगा? तो बनेगा तांबा और किससे बनेगा? जस्ता से बनेगा। किससे बनेगा? तांबा और जस्ता से बनेगा। तांबा और जस्ता से, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए तांबा किसका मिश्रण है? तो जस्ता, सॉरी, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कांसा किससे बनता है? कांसा, किसकी बात कर रहे हैं? कांसा किससे बनता है? तो टीन से बना है। कांसा जो है वो टीन से बना हुआ है और किससे बना हुआ है? तांबा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तांबा से बना हुआ है। ये चीज देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। अगर हम स्टील की बात करें, स्टील के प्रमुख मिश्र धातु जो होते हैं वो क्रोमियम होते हैं, निकिल होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, मॉलिब्डेनम होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, टंगस्टन होते हैं और वेनेडियम होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बोरान आते हैं, ये सारे चीज मिलकर स्टील बनाते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैंने क्या कहा, मिश्र धातु में जो, अगर हम वैसे धातु की बात करें, संगत धातु की बात करें, मिश्र धातु के संगत धातु की बात करें, अभी धातु की बात करें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते, वो मूव करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या प्रतिरोधकता कम देखने को मिलेगी। लेकिन जब दो नए नए तत्व आपस में मिलाए जाते हैं, तो या दो नए धातु मिलाए जाते हैं, तो उनके बीच में जो परमाणु की व्यवस्था होती है वो चेंज हो जाती है, और उनके बीच में जो बाधाएं होती हैं, या कहा जाए उनका आकर्षण बल बढ़ जाता है, और वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ये चीज देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पर दिखाई भी देगा। यदि किसी विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, किसकी बात कर रहा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है आर। प्रतिरोध आर कितना है? तो 1200 ओम है। कितना है? 1200 ओम है। ठीक है, 1200 ओम। ठीक है, ये चीज है। कह रहा है कि तो यह बल्ब, ठीक है, कह रहा है तो यह बल्ब 220 वोल्ट का स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यानी अगर हम बात करें, भीज कर दू दिया है 220, ठीक है, कितनी धारा लेगा? ये चीज हो गई। अब कह रहा है, इसी में क्वेश्चन बी कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम हो, ठीक है, कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम, ठीक है, हीटर की बात कर रहा है, हीटर की बात कर रहा है, RH लिख दीजिए, हीटर की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों निकालेंगे, टेंशन मत लीजिएगा उसके लिए। कह रहा है कि यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट का स्रोत कितना धारा लेगा? अब कह रहा है कि जो विद्युत हीटर है वो कितना ले रहा है? तो 220 वोल्ट। ठीक है, तो बताइए कितना विद्युत धारा लेगा? ये चीजें आ गई। अब आपको निकालना है कि विद्युत धारा कितनी होगी। तो आपको पता है कि क्या होता है, तो अब समझिएगा ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं। तो हमें पता है, भी पता है और क्या पता है? आर पता है। भी पता है और आर पता है। तो क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? भी बराबर होता है आई इंटू आर होता है। क्या होता है? आई इंटू आर होता है। होता है कि नहीं होता है? भी बराबर आई इंटू आर होता है। पहली चीज समझ लीजिए, जब भी बराबर आई इंटू आर होता है, हमें निकालना क्या है? धारा निकालना है। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं? भी अपन आर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? 220 लिखेंगे। ठीक है, और जब इसको 220 लिखेंगे तो इसे तो 1200 लिखेंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि यही दिया हुआ। और जब इसको कट करेंगे तो आएगा 0.18 एम्पियर आ जाएगा। पहला ये हो गया आपका। दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा भी तो इसी पर है, हमें आई ही तो निकालना है। तो भी अपान क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। भी अपान आर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 220 बटा कितना हो जाएगा? 220 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 2.2 सॉरी एम्पियर आ जाएगा। ये चीज निकल कर आ गई, देख लीजिए इसको। चलिए अब देखिए फिर एक क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप इतना हल्के में मत लीजिएगा, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, बस करना ये है कि जिनके पास प्रैक्टिस रहेगी वो कर जाएंगे, जिनके पास प्रैक्टिस नहीं रहेगी वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा? घुमा दिया जाएगा, बात वही कही जाएगी लेकिन आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के करने के कई तरीके होते हैं, अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि जब कोई विद्युत हीटर, ठीक है, स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, आई बराबर दे दिया, आई बराबर दे दिया 4 एम्पियर, आई बराबर 4 एम्पियर दे दिया,
उसके टर्मिनल के बीच में 60 वोल्ट का विभवांतर देखने को मिलता है। तो V बराबर क्या है 60 वोल्ट, ठीक है, 60 वोल्ट का विभवांतर देखने को मिलता है। तो उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 बढ़ा दिया जाए, यानी ये विभवांतर V1 था, V2 क्या आ गया बढ़कर 120 वोल्ट आ गया। क्या आ गया 120 वोल्ट आ गया, ठीक है। रुके 2 मिनट रुकिएगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें कहने को मिलेंगी। ये चीज हो गया। अब हमने कहा आपको ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए 120 वोल्ट मतलब वो क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया। तो अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं ना कि ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से ही तो क्वेश्चन को कर रहे हैं। हमें वोल्ट दे दिया यानी V दे दिया, विभवांतर दे दिया और धारा दे दिया, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो निकालिए प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध निकालते हैं। तो समझिएगा, तो हमारा क्या होता है V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, यही तो होता है। तो हमें क्या निकालना है R निकालना। तो V अपान क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ V अपान क्या हो जाएगा I हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ V इक्वल टू कितना दिया हुआ पहले 60 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। फिर हमारा क्या नाम है, हमारा I कितना है 4 है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15 ओम तो आएगा ना भैया, 15 ओम आएगा कि नहीं आएगा, पहले इसको देख लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि हमने उसको 120 बढ़ा दिया है, जो वोल्ट है उसको हमने 120 बढ़ा दिया। और जब बढ़ा दिया, जब बढ़ाने की कंडीशन देखेंगे तो हमें क्या करना होगा, जब कंडीशन बढ़ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि I बराबर करंट निकालना है, तो V अपान क्या होता है R हो जाता है। हमें तो यही तो निकालना, क्योंकि हमारा 220 वोल्ट बढ़ गया, तो वही तो पूछ रहा है कि आपका विद्युत धारा कितना बह रहा है, मान कितना होगा विद्युत धारा का। तो हमें ये पता है कि V बराबर कितना बढ़ा है, तो 120 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 120 बढ़ा है। और कितना हम निकाले हैं, तो प्रतिरोध इसका कितना निकाले हैं, तो 15। भाई प्रतिरोध ही तो हमें चेक करना है, प्रतिरोध हमारा 15 निकल गया, चाहे इसके लिए चाहे उसके लिए प्रतिरोध समान रहेगा, तो 15 हो गया। तो जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। ये आ गया आपका, इतनी धारा आपकी क्या होगी उसमें प्रवाहित होगी या बहेगी, या यही इसका क्या हो जाएगा धारा का मान हो जाएगा, यही धारा का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, देखिए मेरे पास दोस्तों सुविधा बहुत नहीं है, तो मुझे बार बार थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हमारी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ता है। और मैं अकेले ही सारा काम करता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है कि मैंने किसी को लगा रखा, नहीं, मैं अकेले ही सारा करता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी धातु के, ठीक है, करा किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। ठीक है, आपको आर दे रहा है, याद रखिएगा ये रो नहीं है, ये आर है। ठीक है, तो और एल दिया है 1 मीटर। ठीक है, यदि तार का व्यास आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, अनुप्रस्थ काट जिसको कहते हैं 0.3 mm दे रहा है, कह रहा है व्यास दे दिया आपको। ठीक है, अब यहीं से व्यास निकालेंगे आप, याद रखिएगा। अब देखिए कैसे करना है हमको। ठीक है, व्यास दे दिया तो हम यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया ए निकाल लेंगे, ए निकल जाएगा। तो कह रहा है कि इस ताप पर विद्युत धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी, रो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, रो पूछ रहा है। तो बताइए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए समझिएगा, हमें क्या क्या दिया है, आर दिया है, क्वेश्चन है आर दिया है। आर कितना दिया हुआ है, तो 26 ओम दिया है। कितना दिया है 26 ओम दिया है। कितना दिया है 26 ओम दिया है। डी कितना दिया हुआ है, तो डी इक्वल टू दिया है आपका 0.3 mm दिया है, 0.3 mm दिया है। इसको भी बदल देंगे, मीटर में बदल दें, सेंटीमीटर जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ एल दिया है मीटर में, तो हमें मीटर में ही बदलना होगा। तो यहाँ पर मीटर में कितना दिया है, तो हमारा दिया हुआ 1 मीटर। क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बताइए जरा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या लिखते हैं, तो R बराबर होता है रो, फिर क्या होता है L बाई ए, यही तो होता है। लेकिन हमें निकालना ये है, तो हम ऐसे इसको लिखेंगे ना, R A अपान L लिखेंगे, R A अपान L लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई।
पहले इसको चीज़ को कंफर्म कर लीजिए कि बात क्लियर है कि नहीं है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जब ये चीज़ देखने को मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आर इंटू ये जो हमें लिखना है तो इसे लिखेंगे पाई डी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पाई डी का होल स्क्वायर, और बटा 2 का जब होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि भाई डी बराबर क्या होता है, आर बटा 2 होता है, रेडियस का क्या हो जाता है, आधा होगा, व्यास के बराबर तभी तो होंगे, तो बटा 2 करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 2 4 एल हो जाएगा। ये देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले ये बताइए, ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब ये हमको मिल गया तो हमें क्वेश्चन में रखना है, लेकिन उससे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, जो हमारा डी है इसको यहाँ चेंज कर लेते हैं। देखिए डी को हम कैसे चेंज करेंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर, हमें डी को चेंज करना है, डी कितना है 0.3 mm है, 0.3 mm है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें 10,000 से क्या कर देना होगा, भाग दे देना होगा। जैसे ही भाग देंगे हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको लिखेंगे 3 × 10⁻⁴ मीटर, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें निकल कर आ जाएंगी। जब ऐसी चीजें हो जाएंगी, जब हम ये चीजें कर लेंगे और हमें ये मिल गया, तो हम तो फार्मूले पर हमें रखना है, तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत प्रतिरोधकता निकालना है। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है, मैंने आपको बताया कि आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर हमें रखना है यहाँ पर आर की बराबर कितना है, तो आर बराबर है 26 ओम, क्या है 26 ओम, कितना है 26 ओम है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी रख लीजिए 22/7 कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, या 3.14 रख लीजिए, 22/7 हो गया। ठीक है, ये चीज निकल कर आ गई। डी की वैल्यू क्या निकाले हैं, डी की वैल्यू निकाले हैं 3 × 10⁻, रुके रहिए थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, मिटा देते हैं सिर्फ इसको पहले लिख लें, यहाँ पर लिखें रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पाई डी स्क्वायर बटा 4L, ये हो गया। अब हम यहाँ से इसको करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 26 ओम लिख सकते हैं, तो 26 हो गया। अब पाई की वैल्यू 3.14 भी रख सकते हैं, डी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो डी की वैल्यू ये रखेंगे 3 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, 10⁻⁴ होल स्क्वायर, 4 इंटू क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, यही तो रखेंगे, यही तो हमें निकालना है। और जब इन सभी को काटेंगे, जब इन सभी को काटेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी 1.84 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, 1.84 × 10 के पावर -6 ओम मीटर हो जाएगी। ये आ गया आपका रो की वैल्यू, ये कर लीजिए इसको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए पूरी तैयारी के साथ, ठीक है, और एकदम एकाग्र होकर पढ़िए। दिए गए किसी पदार्थ की, क्वेश्चन दिखेगा आपको, दिए गए किसी पदार्थ की, ठीक है, पदार्थ की किसी 1 मीटर लंबाई, यानी कह रहा है कि कोई पदार्थ है उसकी लंबाई 1 मीटर है, एल बराबर दिया है 1 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया है 1 मीटर दिया हुआ है, और ए मोटाई के तार को, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, ए मोटाई, मोटाई उसकी कितनी है, तो ए है, ठीक है, मोटाई क्या है, ए मोटाई, ठीक है, मोटाई ए मोटाई, ठीक है, तार का प्रतिरोध 4 ओम है, आर इक्वल टू हमको दे दिया, ठीक है, 4 ओम, 4 ओम दे दिया। तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2a है। ठीक है, फिर सुनिएगा, कह रहा है कि किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, किसी अन्य तार का, ये R1 है और एक R2 जिसका हमें प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी लंबाई कितनी है, तो कैपिटल L इक्वल टू लिखिए, कैपिटल L इक्वल टू लिखिए, कैपिटल L इक्वल टू L/2 लिख लीजिए, कैपिटल L इक्वल टू L/2 रख लीजिए। और मोटाई को हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसे स्मॉल ए लिखकर, तो ये हो जा रहा है 2a हो जा रहा है, मतलब मोटाई दुगनी हो जा रही है, जबकि तार का जो लंबाई है वो आधा हो जा रहा है। ये चीज हो गया, तो प्रथम तार के लिए निकाल लेंगे और द्वितीय तार के लिए निकाल लेंगे, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज हो गई, तो निकालिए प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए निकालेंगे, क्या निकालना है हमें,
तो R इजकल टू निकालना है, क्या निकालना है, R इजकल टू। तो R इजकल टू आपको भी तो पता है R1 हम लिख देते हैं, ठीक है, देखो लिखिए भी है R1 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रो L अपान A हो जाएगा, रो L अपान A हो जाएगा। अब बताइए L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है बताइए भाई, तो L की वैल्यू आपकी क्या है, तो कह रहा है कि ये जो R1 है ये कितने के बराबर है, 4 ओम के बराबर है, कितने के बराबर है, तो 4 ओम के बराबर है, कितने के बराबर है, 4 ओम के बराबर है R1, ठीक है, ये कितने के बराबर है R1, क्योंकि वो दिया हुआ है, ठीक है, 4 ओम, R1 4 ओम के बराबर है, दिया हुआ एकदम क्वेश्चन में, इसमें भयभीत होने की जरूरत आपको नहीं है, आप परेशान मत होइएगा कि नहीं इसमें हमें भयभीत होने की जरूरत है। अब दूसरे तार की देखिए R2 के बराबर, देखिए हमें ये कुछ भी दिया उससे हमसे नहीं मतलब, हमें R1 इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है ना, बस बात खत्म, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि आगे क्या होगा, अब हमें बस फार्मूला रखना है। फिर देखिए क्या कह रहा है, हमें R2 इक्वल टू रो क्या हो जाएगा, L बाई सॉरी कैपिटल L लिखिए, कैपिटल L लिखे है ना, कैपिटल L अपान स्मॉल a, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि ये हो जाएगा L/2, क्योंकि हमने L/2 रखा है, अपान क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा अपान 2a। जब हम इस तरह से करेंगे तो R2 बराबर हम तो यही तो लिखेंगे भैया कि रो और ये क्या हो जाएगा आपका बाई 4, क्यों 4 होगा, रुके रहिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L/2 अपान 2a, तो ये हो जाएगा रो अपान 4 हो जाएगा, L/a हो जाएगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R/4 और क्या हो जाएगा रो ये L/a। अब L/a कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और रो मिल रहा है, देख लीजिए अगर हम इसको लिखें तो 1/4, फिर क्या लिखेंगे रो L/a, देख लीजिए रो L/a और ये कितने के बराबर है, 4 ओम के बराबर है, तो जब ये 4 ओम के बराबर है तो R2 इक्वल टू 1/4 और इतना के बराबर 4 है, तो हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, 4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा R2 इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, क्या निकल कर आ गया 1 ओम आ गया। फिर से समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीजें दी हैं, हमें R1 इक्वल टू 4 ओम दिया हुआ है, लेकिन हम इसको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको इसका यूज करना है, हमको इसका यूज करना है, तो R1 इक्वल टू इतना दिया है, R1 इक्वल टू 4 ओम दिया है, हम R2 को लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने रखना शुरू किया, देखिए जो यहाँ पर हमने कैपिटल L लिखा है वो L/2 है और स्मॉल a की जगह पर 2a रखे हैं, ये सारी चीजें हमने रखना शुरू किया, तो हमें पता है कि ये 2 और ये 2 मिलकर 4 हो जाएंगे, 2 मिलकर 4 हो जाएंगे और ये बनेगा L/a बन जाएगा और वो साथ में आएगा, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन रहा है, तो हम 4 वैल्यू रख देंगे, वो 1 ओम आ गया, ये हमारा आंसर है, देख लीजिए इसको। देखिए ये हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, उसके बाद आपको लगातार क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है कि किसी तांबे के तार का व्यास, ठीक है, आपको व्यास दे दिया है, आपको क्या दिया हुआ है, तार के तांबे का व्यास दे दिया है, क्या दिया है, व्यास दे दिया है, चाहे उसे स्मॉल डी लिखे चाहे कैपिटल डी, चलिए हम स्मॉल डी ही लिख देते हैं, कितना है 0 पॉइंट कितना है भाई, तो 0.5 mm है, 0.5 mm है, क्या है 0.5 mm है, ये तार का व्यास है, प्रतिरोधकता दिया यानी रोह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो रोह दिया हुआ है, ठीक है, तो रोह निकाल लें, ठीक है, तो हम लोग रो निकाल लें, तो रो कितना दिया हुआ है, तो रो दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 के पावर -8 ओम मीटर, 1.6 गुणे 10 के पावर -8 ओम मीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 ओम के, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनने में, ठीक है, प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, ठीक है, यदि इससे दुगना व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, ये भी देखने को है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, किसी तांबे के तार में तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणे 10 के पावर -8 ओम मीटर और 10 ओम प्रतिरोध का ठीक है, प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी L पूछ रहा है और कह रहा है यदि इसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, तो चलिए करते हैं। पहले अगर हम इसको अगर बदलें भाई, तो इसको हम बदलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं 5/2 × 10⁻⁴
10⁻, क्या हो जाएगा, -4। मैंने बताया था mm को मीटर में बदलने के लिए, ठीक है। तो हम जब इसको बदलेंगे तो अगर हमें r निकालना है तो हम तो r निकाल लेंगे ना, इसी से निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, 4 मीटर। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर। इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये चीज हो सकता है। ये चीज निकल कर आ गई। हमने रोड देख लिया। आर भी हमारा है, आर कितना है, तो 10 ओम है। आर कितना है, 10 ओम है हमारा। आर कितना है, 2 सम है। हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। क्या निकालना है, एल। तो फार्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो, ठीक है, क्या होता है, रो एल अपान ए हो जाएगा। रो एल अपान ए, हमें एल निकालना है। तो एल इजकल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आर इंटू ए लिखेंगे, अपान क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे। यही तो लिखेंगे, यही चीजें होनी चाहिए और यही होगा भी। आर इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये हो जाएगा, ये हो गया। अब आर की वैल्यू कितनी है, तो 10 है। आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 हो गया। और इसके बाद जो आपका ये क्या है, पाई, क्या है, पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू कितना रख सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या रखें, या तो उसको पाई को रहने दीजिए फिर आगे बढ़ के देखते हैं, या रख ही दीजिए, क्या हो जाएगा, 22/7 रख दीजिए, ठीक है, ये हो सकता है। अब हमारा क्या बचा, आर बचा। क्या बचा है भैया, आर बचा है। और ये आर का स्क्वायर है, तो 2.5 गुणे 10 के पावर क्या, -4 का होल स्क्वायर। अब बटा क्या हो जाएगा भैया, रो। तो रो कितना है, 1.6 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, -8। ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी निकल कर, वो आएगी 122.7 मीटर आएगी। ये है आपका एल बराबर, ये निकल कर आ गया, देख लीजिए। चलिए, ये चीज हो गई बात। अब आगे देखिए, इसमें ये चीज हो गया ना, देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि व्यास को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। तो हमें व्यास दुगना करने का मतलब क्या है, हमें एरिया से संबंध है, और किससे संबंध है, तो प्रतिरोध से संबंध है। तो हमें ये कंडीशन तो पता है, एक कंडीशन ये थी, ये थी, और एक कंडीशन आपकी ये बनी थी कि नहीं बनी थी, ये बनी थी। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहीं से निकलेगा, एल से तो हमसे कोई मतलब है नहीं, तो हम इसको लेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिख सकते हैं, तो आर प्रोपोर्शनल 1/a लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। अगर हम इनको संबंध जोड़ें, तो हम अगर इनका भाई प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1/R2 बराबर A2/A1। बोलिए भाई, देख लीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है A2 जो है, और क्या कहें A1 जो है, वो भाई एरिया है। तो हम इसको अगर खोलें, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, R1/R2 इक्वल टू पाई, ठीक है, डी, ठीक है, या हम लिख सकते हैं R² पाई, ये 1 हो गया आपका, ये R2 का होल स्क्वायर। ये हो सकता है, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये गड़बड़ हो गया, ये ऐसे नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, R2² होगा। ये चीज निकल कर, हम क्या कर सकते हैं, पाई को पाई से काट सकते हैं, काट दीजिए पाई को पाई से, पाई से पाई कट गई, बात खत्म हो गया। अब हमें कह रहा है कि हमारा जो व्यास है वो दुगुना हो गया, व्यास क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो जब व्यास को दुगुना हो गया, तो हमें ये पता है ना, 2r इजिकल टू डी होता है, ठीक है। और ये R1 है, तो ये D1 है, तो R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। और R2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 बराबर D2 हो जाएगा। तो R2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम इनकी जगह पर रख लें, तो R1/R2, फिर R1 की जगह पर कितना रखेंगे, तो R1 की जगह पर हमें, सॉरी यहाँ पर R2 है, सॉरी R2 और ये R1, ठीक है, हाँ सही है, R2 और R1। तो ये हो जाएगा 2 गुना कह रहा है, तो D2/2 हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा, 2 गुना कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, 2 गुना हो गया, ये चीज निकल कर आ गई। और ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जितना था उतना आ जाएगा, यानी D/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगा, तो R1/R2 जब करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 4D, ठीक है, D क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, 4D2 हो जाएगा, यानी केवल D। और ये क्या हो जाएगा आपका, 4D का 4D स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, ऐसे नहीं है ना, ये हो जाएगा आपका 4, और ये इसको काट दें, तो ये हो जाएगा आपका D²,
क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी चर्चा करें, इस पर बात करें तो 4d तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर अपान 4 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, डी स्क्वायर अपान 4 लिखेंगे। तो जब ऊपर जाएगा तो ये तो कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा R1 रेशियो, देखिए R1 रेशियो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 रेशियो R2 इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 4/1 यानी 4:1। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं R1 अपान R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, या इसी को कर सकते हैं R1 रेशियो R2 इक्वल टू 4:1 आ जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना। यानी अगर हम बात करें तो हम अगर इस वैल्यू को R2 के सापेक्ष में देखें तो R2 के सापेक्ष में जब देखेंगे तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हमें पता है R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए R1 की वैल्यू ये दी हुई है, तो हम जब इसमें रखेंगे तो अच्छा इसको मैं कर ही देता हूँ, ये पहले हो गया, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है हो गया। अब चलिए, अब देखिए ये हो गया, देखिए अब ये है आपका, ये है R1 अपान R2 इक्वल टू 4/1 है, ठीक है यही है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू 4R2 लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू 4R2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो हमें ये पता है कि हमें निकालना क्या है, R2 निकालना है, तो जब हमें R2 निकालना है तो R1/4 लिखेंगे, R1/4 लिखेंगे, तो R1 की वैल्यू कितनी है 10/4 है, इसे काटेंगे क्या आएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 ओम निकल कर आ जाएगा, 2.5 ओम निकल कर आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है, तो कह रहा है कि यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घटकर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, बेल आइकन को मेरे दबा लीजिए, ठीक है। और बहुत आपसे मैं बता रहा हूँ कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, आपको एक दिन जरूर दिखाऊंगा। लेकिन मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं, यह इंपॉर्टेंट वीडियो है, यह हमारे एग्जाम में काम आएगा, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।